नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरुण सिंह और आप सफ़र कर रहे हैं फ्री एजुकेशन वर्ल्ड की दुनिया में। आज मैं जिस टॉपिक पे आपसे बात करने जा रहा हूँ, वो है आपका एंग्लो नेपाल एंड एंग्लो बर्मा वॉर। बर्मा जो देश है, जिसको म्यांमार के नाम से भी जाना जाता है, उसके साथ जो अंग्रेज़ों की ईस्ट इंडिया कंपनी की लड़ाई हुई और जो ईस्ट इंडिया की कंपनी की लड़ाई नेपाल के साथ हुई, आज हम इस वीडियो में, इन स्लाइड्स में हम ये चीज़ डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले मैं डिस्कशन को स्टार्ट करूँ, पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अ, कुछ बैकग्राउंड की स्टोरी थी, वो जानना बहुत ज़रूरी है। वो बेसिकली चाइना से जुड़ी हुई है, क्योंकि चाइना फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। इन दोनों वॉर में चाइना का क्या लेना-देना था, उस पे हम पहले जानते हैं। तो 1644 ईस्वी की बात है। उस टाइम पे चाइना में चिंग डायनेस्टी रूल कर रही थी। चिंग, इनको किंग किंग लिखा जाता है, लेकिन इनको चिंग डायनेस्टी बोलते हैं। ये रूल कर रहे थे उस टाइम पे। ये बहुत बड़ा एरिया था इनके पास, चिंग डायनेस्टी का। तो इस टाइम पे इनके पास जो ये मंगोलिया वाला पोर्शन है, ये भी इन्हीं के पास था। ताइवान वाला पोर्शन भी इन्हीं के पास था। ये ताइवान और मंगोल्स को इन्होंने ले लिया था। वसाल स्टेट थे इनके एक तरीके से। कोरिया में और अन्नाम करके एक वियतनाम में पार्ट है, वो भी इन्हीं का था। सियाम जो थाईलैंड में पड़ता है, वो भी इन्हीं का था। और जो बर्मा है, वो भी इन्हीं का था। ये बहुत ही पावरफुल डायनेस्टी थी। इन्होंने 1912 तक रूल किया। 1644 से लेकर 1912 तक इनका रूल रहा चाइना पे। और इन्होंने अपने एरिया को बहुत ज्यादा एक्सपैंड किया, बहुत सारी टेरिटरीज जीती और उन पे अपना कब्जा बना के रखा। साथ ही साथ बैकग्राउंड में इधर गोरखा कॉन्फेडरेसी चल रही थी। जैसे कि मराठाओं ने, मैंने लास्ट वाले वीडियो में आपसे डिस्कस किया था कि मराठाओं ने उसे गायकवाड़ बिठा दिए, उसे भोसले बिठा दिए, होलकर बिठा दिए और सिंधिया बिठा दिए। ये उनके कॉन्फेडरेसी थी कि ठीक है, तुम अपना अपना एरिया देखो और हमको वक्त पड़ने पर आप हमारी मदद करोगे और हमें अपना टैक्स देते रहोगे। उसी प्रकार से गोरखा जो थे, उन्होंने अपनी कॉन्फेडरेसी बिठा रखी थी। 1559 से लेके 1768 के बीच में इन्हीं का शासन चला नेपाल के अंदर। और ये जो थी कॉन्फेडरेसी, ये 24 राज्यों में डिवाइड थी, जिनको चौबीसी राज्य के नाम से जाना जाता था। तो ये 1768 तक तो ऐसे ही चल रहा था, लेकिन 1768 में एक बड़ी घटना होती है। एक महाराज थे किंग पृथ्वी नारायण शाह, जो कि ठान लेते हैं कि नेपाल को यूनिफाई करना है। यूनिफिकेशन ऑफ नेपाल में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, नेपाल को एकजुट करना चाहते थे, अखंड नेपाल बनाना चाहते थे। यूनिफिकेशन सबसे ज्यादा फेमस आपका ब्रिटेन में, सॉरी, जर्मनी का हुआ, जो कि बिस्मार्क ने किया था। लेकिन हमें सरदार पटेल साहब को भी नहीं भूलना चाहिए। 452 या 500 के आसपास रियासतें थी, जिनको मिलाकर एक देश हिंदुस्तान बनाने में बहुत बड़ी भूमिका सरदार पटेल की रही। तो हिंदुस्तान को भी यूनिफिकेशन का काम एक तरीके से सरदार पटेल ने किया। हालांकि जेवीपी कमेटी थी, उसमें जवाहरलाल नेहरू, पताभी सीतारामैया और सरदार पटेल तीनों थे, लेकिन उसमें मुख्य भूमिका जो थी सरदार पटेल की थी। और उसमें 3 स्टेट ऐसे थे जिन्होंने बिल्कुल ही डिनाई कर दिया था इंडिया के साथ जुड़ने के लिए। पहला था हैदराबाद, दूसरा था जम्मू एंड कश्मीर, तीसरा था जूनागढ़। तो जूनागढ़ में क्या हुआ था, जूनागढ़ में रेफरेंडम कराया गया था। वहां का जो राजा था, वो पाकिस्तान की तरफ जाना चाहता था, लेकिन वहां की जो प्रजा थी, वो इंडिया की तरफ आना चाहती थी। तो रेफरेंडम से वो इंडिया की तरफ आ गए। और हैदराबाद में पुलिस बल का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस बल के इस्तेमाल के बाद हैदराबाद को मिलाया गया हिंदुस्तान में। और जो जम्मू एंड कश्मीर था, वहां पे आर्म एक्सेशन की तरीके से, जो उसे क्या बोलते हैं, मिलिट्री की मदद ली गई। और उसे क्या बोलते हैं, उसके बाद एक आपकी डील होती है हरी सिंह के और नेहरू के बीच में, उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, जिसमें उन्होंने कम्युनिकेशन, विदेश मंत्रालय और मिलिट्री, 3 चीजों पे साइन किया। अब तो ये सब कुछ हट चुका है। अब पूर्णतया जम्मू एंड कश्मीर भारत देश का एक अभिन्न अंग है, बिना किसी एक्सेप्शन के साथ। ना वहां 370 है, ना कुछ है, सब कुछ हट चुका है। चलिए अब बात करते हैं नेपाल की। जो पृथ्वी नारायण थे, इन्होंने नेपाल किंगडम स्टैब्लिश किया, एक तरीके से यूनिफाई किया पूरी तरीके से। बहुत बड़ा एक गणराज्य स्थापित कर दिया इन्होंने नेपाल को। तो 1778 से 1791 के बीच में क्या हुआ, नेपाल ने बार बार जो तिब्बत वाला पोर्शन है ना, वहां पे इन्वेड करना शुरू कर दिया। तो नेपाल क्या कर रहा था, कंटिन्यूअसली इस वाले पोर्शन में, जो कि तिब्बत वाला एरिया था, यहाँ पे अटैक करता जा रहा था। बार बार इन्वेड कर रहा था, बार बार परेशान करके रख रखा था। तो हालत ये होती है कि जो तिब्बत के दलाई लामा होते हैं, वो इतना परेशान हो गए थे कि उनकी मोनास्ट्री सारी डिसमिस कर दी गई और बहुत लूटपाट कर ली गई। ये जो पृथ्वी नारायण शाह जी थे, ये जो महाराज थे, वहां के किंग थे नेपाल के, इनके द्वारा। तो दलाई लामा क्या करते हैं, फाइनली सपोर्ट मांगते हैं एक चिंग डायनेस्टी से। वही चिंग डायनेस्टी जो इतनी बड़ी हुआ करती थी चाइना के अंदर, कि आप आइए हमारी मदद कीजिए, ये हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। तो फिर 1771 से 1792 के बीच में
क्या 1791 1792 में 1791 से 92 के बीच में क्या होता है, चाइनीज फोर्स आती है और जो नेपाल की आर्मी थी उसको खदेड़ देती है तिब्बत से, और फाइनली फिर से तिब्बत जो है वो इनके चुंगल से बच पाता है। लेकिन चाइनीज ट्रूप्स जो है वो आगे तक आ जाते हैं, काठमांडू तक। अब पूरा हिमालय क्रॉस करके बिल्कुल काठमांडू तक आ जाते हैं, काठमांडू के पास तक। अब जो ये होते हैं नेपाल के राजा, ये हेल्प मांगते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी से। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब ब्रिटिश इंडिया से। ब्रिटिश इंडिया पे उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी का इधर प्रभुत्व था इंडिया के ऊपर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से मदद मांगते हैं कि हमें थोड़े से आर्टिलरी चाहिए, बेसिकली तोप मांगते हैं कि हमें तोप चाहिए, और हम पे अटैक कर रहे हैं और हमें थोड़ी सी आपसे मदद चाहिए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जब तक रेडी होती तब तक इन दोनों के बीच में एक पीस डील हो जाती है। तो चाइना एक तरीके से वसाल स्टेट बना लेता है। वसाल स्टेट का मतलब होता है कि ठीक है, आप अब हम पे अटैक नहीं करोगे, हम जब तुमसे टैक्स मांगेंगे टैक्स दोगे हमें और हमारी सुनोगे। एक तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल हो जाता है चाइना का नेपाल के ऊपर। तो नेपाल वैसे तो इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन इनडायरेक्ट कंट्रोल इनके ऊपर होता है चाइना का। लेकिन नेपाल तब भी बाज नहीं आता। नेपाल क्या करता है, कंटिन्यूअसली एक्सपैंड करने की कोशिश करता है। 19वीं शताब्दी में, 19th सेंचुरी में नेपाल एक्सपैंड करता रहता है, करता रहता है, और ये जो हिंदुस्तान के बहुत सारे पार्ट हैं उनमें घुसने की कोशिश करता है। जैसे 1801 में गोरखपुर तक आ जाते हैं लोग, उसे क्या बोलते हैं, जो कि बॉर्डर ही होता है नेपाल का इंडिया का। ये गोरखपुर को ईस्ट इंडिया कंपनी से छीन लेते हैं। फिर धीरे धीरे क्या करते हैं, कुमाऊं वाले रीजन में घुस जाते हैं। कुमाऊं, गढ़वाल, इसको भी अपना, अवध, अवध भी जुड़ा हुआ था नेपाल से, सिक्किम, इन सब पे अपना आधिपत्य जमाने लगते हैं नेपालीज। तो यही कारण बनता है आगे चल के एंग्लो नेपाल वॉर का। 1814 से 16 के बीच में चला। इसके मेन कॉजेस जो थे वो यही था कि नेपाल एक्सपेंड करके कुमाऊं वाला, जो कुमाऊं गढ़वाल जो कि उत्तराखंड का पार्ट है, इसमें घुस गया, अवध में घुस गया, उधर सिक्किम में घुस गया, इन सारे एरियो में एक्सपेंड करने की कोशिश कर रहा था। और दूसरा रीजन ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी हमेशा से चाहती थी कि तिब्बत के साथ उनका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चलता रहे नेपाल के थ्रू, लेकिन नेपालीज ने बोल दिया अब हम ये नहीं होने देंगे। तो ये दो मुख्य कारण बने नेपाल और ईस्ट इंडिया कंपनी के युद्ध के, क्योंकि इन्होंने बिल्कुल अलाउ ही नहीं किया कि तुम ट्रेड कर सकते हो। तो जब ये वॉर होता है, फाइनली ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को जीतना ही था क्योंकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थे, आर्टिलरी सपोर्ट था उनके पास, तोपे थी अच्छी 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 अच्छी, डिसिप्लिन्ड आर्मी थी। लेकिन ये जो लड़ाई होती है बहुत खतरनाक लड़ाई होती है। नेपाली भी बहुत एक ईंट का जवाब पत्थर वाला सीन होता है, बहुत तगड़ी लड़ाई लड़ते हैं वो लोग भी। तो उनकी बहादुरी से इतना प्रसन्न होते हैं ब्रिटिशर्स, और ब्रिटिशर्स बोलते हैं कि ठीक है, हम अब नेपालीज को अपनी आर्मी में शामिल करेंगे, स्पेशली गोरखा कमांड को अपनी आर्मी में शामिल करेंगे। इतना ज्यादा उनकी बहादुरी से प्रसन्न होती है ब्रिटिश आर्मी। और एक ट्रीटी साइन होती है उस टाइम पे, ट्रीटी ऑफ सुगौली। सुगौली ट्रीटी से याद आया, काला पानी नाम की टेरिटरी है, अभी आपको दिखाता हूं। देखिए इस मैप में, देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये काला पानी टेरिटरी है। यही ये जो एरिया है, इसको लेकर इंडिया और नेपाल के बीच में डिस्प्यूट रहा है काफी समय से। कई बार इस पे आवाजें भी उठती हैं। ये उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेपाल इसको क्लेम करता है कि हमारा पोर्शन है। हालांकि ये डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये इंडिया और नेपाल के बीच में वैसे कोई ज्यादा विवाद नहीं होता, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले सुर्खियों में था क्योंकि नेपाल ने अपने मैप में कुछ बदलाव किया था उसके चलते। तो यहीं पे ये यहीं पे एक संधि होती है, सुगौली की संधि, सुगौली की ट्रीटी होती है। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो जीत जाती है वॉर को, तो सुगौली की संधि होती है नेपाल और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ये सुगौली की संधि के पहले आप देख सकते हैं ग्रेटर नेपाल है, ये ग्रेटर नेपाल का मैप है। तो 1816 में युद्ध के अंत के बाद जब सुगौली की संधि होती है, पहले एक बार मैं सुगौली की लोकेशन भी दिखा देता हूं आपको। ये आपका सुगौली पड़ता है। सुगौली जो है चंपारण डिस्ट्रिक्ट बिहार में आता है। तो यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी और आपके नेपाल के बीच में। तो इस ट्रीटी में निकल के आता है कि अब ब्रिटिश रेजिडेंट को एक्सेप्ट करेगा नेपाल, और जो गढ़वाल कुमाऊं वाला क्षेत्र है, वो जहाँ वो जिस एरिया में वो बेसिकली क्लेम करते थे ये हमारा है, वहां पे अब क्लेम नहीं करेंगे। वो अब इंडिया के हवाले कर दिया जाएगा। वो नहीं, नेपाल इसमें उंगलबाजी नहीं करेगा कि हमारा एरिया है। सिक्किम से भी नेपाल पीछे हट जाता है। और ये मेन चीज जो मैंने आपको बताई, रिक्रूटमेंट स्टार्ट हो जाती है गोरखास की ब्रिटिश इंडियन आर्मी में। ये बहुत बड़ा एक डिसीजन था कि उनकी बहादुरी से इतना खुश होते हैं, इतना ज्यादा ब्रिटिश इंडियन आर्मी खुश होती है कि ब्रिटिश इंडियन आर्मी में गोरखा की एक रेजिमेंट बन जाती है। देखिए ये इवन आज तक, अब तक
जो ब्रिटिश की आर्मी है, ब्रिटेन की आर्मी है, यूके की खुद की आर्मी है, वहाँ पे गोरखास की अभी तक रिक्रूटमेंट होती है। यहाँ से गोरखास जाते हैं ब्रिटिश आर्मी में। ये देखिए एलिजाबेथ जी हैं वहाँ की महारानी, और ये गोरखा रेजिमेंट है जो कि अभी ब्रिटेन में तैनात है। अब इसका एडवांटेज क्या हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को? ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा क्या हुआ? पहली बात तो इनको फैसिलिटी मिल गई सेंट्रल एशिया में ट्रेड करने के लिए, जो बेसिकली अगर हम देखें एक तरीके से तो इनका मकसद ये नहीं था। अंग्रेजों का मेन मकसद केवल अपनी बाउंड्री को सिक्योर करना नहीं था, उनका मेन मकसद था कि वो तिब्बत से व्यापार कैसे कर सके, क्योंकि ऊन सिल्क इन सब का बहुत व्यापार होता था तिब्बत से। तो इनको पहली बात तो एक्सेस मिल जाता है, एक रेजिडेंट बैठा दिया जाता है ब्रिटिश का, एक सिटीजन ब्रिटिश सिटीजन बैठ जाता है वहाँ पे एक एजेंट बन के काठमांडू में, और एक तरीके से सब्सिडरी अलायंस साइन करके, और जो वेलेस्ली दूसरों के साथ करता था इंडिया के अंदर, वैसे ही वहाँ भी यही हाल हो जाता है, सब्सिडरी अलायंस साइन कर लेता है नेपाल, और एक तरीके से इनडायरेक्ट कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी का हो जाता है। दूसरा, इनके हाथ से ये जो मसूरी, शिमला और नैनीताल जैसे जो एरिया थे, ये भी अब आ जाते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे हिल स्टेशंस बनाए अंग्रेजों ने, और वहाँ पे आज भी हिंदुस्तान के सेनानी सारे घूमने जाते हैं। तो ये शिमला, मसूरी, नैनीताल ये भी नेपाल से कब्जे से हट के ईस्ट इंडिया कंपनी के पास में आ जाते हैं, और बहुत सारी संख्या में उनको सोल्जर्स मिल जाते हैं, क्योंकि गोरखा का जो गोरखा लोग थे उनको ब्रिटिश इंडियन आर्मी में रिक्रूटमेंट चालू कर देते हैं अंग्रेज। तो फिर आगे चल के बहुत सारी लड़ाइयाँ गोरखास ने लड़ी। इवन 1857 का जो रिवॉल्ट था उसको सप्रेस करने में गोरखास का बहुत बड़ा हाथ था। और जो नेपाल है वो आगे अब चाइना का वसल नहीं बचा। देयर इज नो लॉन्गर चाइनाज वसल, नेपाल इज नो लॉन्गर चाइनाज वसल। ये भी बहुत अच्छा फायदा होता है। 19th सेंचुरी में बर्मा जो होता है वो एक्सटेंड करता है असम तक। और अब चलो अब 19th सेंचुरी में आते हैं, वहाँ पे जो लड़ाई होगी, अब ये बर्मा और एंग्लो बर्मीज लड़ाई पे बात करते हैं। तो ये तो हो गया आपका अभी तक जो हमने देखा वो नेपाल की और अंग्रेजों की लड़ाई देखी। अब हम देखेंगे बर्मा और नेपाल की लड़ाई। तो भाई 19th सेंचुरी में क्या होता है, बर्मा अपने आप को एक्सटेंड करने लगता है नेपाल तक। कोन बोंग डायनेस्टी थी ये, कोन बोंग डायनेस्टी याद रखिएगा, ये इसका रूल था वहाँ पे बर्मा में। ये अब असम तक आ जाते हैं, ठीक है। अब इनका भी दिमाग खराब है, ये भी कुछ चाह रहे हैं। तो फिर आता है फर्स्ट एंग्लो बर्मीज वॉर 1824 टू 1826। 2 साल तक ये युद्ध चलता है। तो बेसिकली रीजन यही थे, एक तो एक्सपेंड करते करते पड़ोसी बने जा रहे थे बर्मीज, और दूसरी बात ये भी था जो बर्मा था वहाँ पे फ्रेंच इन्फ्लुएंस ज्यादातर बढ़ गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को डर था यार, जैसे पोर्टुगीज पहले करते थे, अब ये यहाँ पे फ्रेंच आ जाएंगे, तो ये अगर फ्रेंच का कब्जा हो गया इस पे तो हमारे लिए एक थ्रेट खड़ा हो जाएगा। तो इस वजह से इस वॉर की शुरुआत होती है। और साउथ ईस्ट एशिया में जितने पोर्ट्स थे, पोर्ट तो जहाँ देखते थे वहाँ अंग्रेज कब्जा कर ही लेते थे कि हाँ हमें पोर्ट चाहिए, क्योंकि उनको ट्रेड करना होता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ट्रूप जो है वो रंगून तक पहुंच जाते हैं, जो बहुत बड़ा शहर था इनका। और इनकी कैपिटल जो एवा, एवा तक भी खतरा पहुंच जाता है इनका, डर पहुंच जाता है, वहां तक भी पहुंचने वाले हैं, वहाँ पहुंचने वाले होते हैं ब्रिटिशर्स। तो इसके चलते 1826 में यानदाबो नाम की एक ट्रीटी होती है। 1826 में यानदाबो ट्रीटी साइन होती है। उसमें ये अपने लगभग सारे जो हित हैं अपने लिखवा लेते हैं अंग्रेज। तो उसमें क्या होता है, बर्मा को, मणिपुर को एक तरीके से इंडिपेंडेंट स्टेट घोषित करना पड़ता है, क्योंकि मणिपुर पे भी इनका ही कब्जा था। 1 करोड़ रुपए देते हैं बर्मा वाले अंग्रेजों को कि ये वर्ड इंडेमनिटी थी। वर्ड इंडेमनिटी क्या होती थी? ये लाइक तुमने हमसे लड़ाई करी, हमें उकसाया, अब मेरा नुकसान भरो। अंग्रेज ऐसे करते थे कि तुम्हारी वजह से हमें तुमसे लड़ना पड़ा, हमारा इतने पैसे का नुकसान हुआ वो तुम दोगे। तो 1 करोड़ रुपए ये देते हैं उसको। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, कोस्टल एरिया जितना था अकारण का, जिसको रखाइन स्टेट बोलते हैं, जहां से अभी रोहिंग्या वाला इशू निकल के आया, और तेनासेरिन, इन दोनों एरियो के जो कोस्टल एरिया है वो पूरे उसका टेक ओवर ले लेते हैं, बर्मा से छीन लेते हैं एक तरीके से। एक रेजिडेंट बिठा दिया जाता है ब्रिटिश का एवा में, जो इनकी कैपिटल हुआ करती थी, और कि वो वही देखेगा। एक बर्मीज एक कलकत्ता में ऑफिस खुल जाता है, ऐसे एक विदेश मंत्रालय टाइप। और बर्मा गिव्स अप क्लेम ऑन असम, कचार एंड जैंतिया हिल, जो आपका ये मेघालय वाला एरिया है, असम वाला एरिया है, यहाँ पे जो है बर्मा गिव अप कर देता है, पूरी तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो जाता है। अब आते हैं सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर, इसकी क्या नौबत आई। तो क्या होता है यहाँ पे, जो अहोम, बेसिकली इससे पहले एक चीज और बता देता हूँ मैं, जो अहोम डायनेस्टी थी असम पे राज करती थी, वो खत्म हो गई एक तरीके से। तो ये असम भी इनडायरेक्टली कंट्रोल हो गया, डायरेक्टली ही कंट्रोल हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी का। कचार वाला जो एरिया था, यहाँ का राजा ही क्यों किसी ने गोली वोली मार दी, तो यहाँ पे भी इनका कंट्रोल हो गया। तो बहाना क्या मारा था अंग्रेजों ने बर्मा से कि तुमने मणिपुर पे अवैध कब्जा कर रखा, असम पे अवैध कब्जा कर रखा है, इन सबको आज़ाद करो। तो आगे चल के ईस्ट इंडिया कंपनी ने इन हिस्सों को ले लिया।
हालांकि वहां पे एक नियम लगाया इन्होंने, क्योंकि ट्राइबल एरिया था बेसिकली, असम, कछार और जयंतिया, इनमें बहुत सारा ट्राइबल एरिया था। तो एक रेस्ट्रिक्शंस लगाया कि बंगाल के लोग वहां पे नहीं जा पाएंगे, इसीलिए इनर लाइन परमिट की व्यवस्था शुरू करी गई कि बंगाली अगर वहां पे जाना चाहते हैं या बंगाल को लोग वहां जाना चाहते हैं तो पहले उनको परमिट लेना पड़ेगा सरकार से, जिसको इनर लाइन परमिट का नाम दिया गया, जो कि आज भी एग्जिस्ट करता है, इनर लाइन परमिट। तो फिर क्या होता है एक्चुअली 1852 में सेकेंड एंग्लो बर्मीज वॉर हुआ। अंग्रेजों को लगा कि यार जैसे हमारे पास कुछ रिसोर्सेज की जो कमी है वो हम यहाँ से पूरी कर सकते हैं, जैसे फॉरेस्ट वगैरह, जंगल वगैरह बहुत थे बर्मा के पास, तो ये ढूंढ रहे थे लड़ाई का बहाना। अब इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने एक बर्मीज शिप थी उसको कब्जे में ले लिया, और जिससे कि वो भड़के और वॉर कर दें, लड़ाई कर दें, और इससे बर्मीज भड़कते हैं और लड़ाई हो जाती है। ईस्ट इंडिया कंपनी घुस जाती है पेगू तक। पेगू उस समय का बहुत अमीर शहर था, एक तरीके से कह सकते हैं, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास सबसे अमीर शहर बंगाल था, वैसे ही बर्मा का जो सबसे अमीर शहर था वो पेगू था। पेगू तक इनकी आर्मी पहुंच जाती है, पेगू को भी एनेक्स कर लेते हैं, जो कि एक ही अकेला इनका ऐसा प्रोविंस था जिसके पास कोस्टल एरिया था। तो सारा कोस्टल एरिया ये छीन ही लेते हैं और फिर बहुत गोरिल्ला वॉरफेयर का सहारा लेते हैं बर्मीज, लेकिन वो भी सफल नहीं रहता है। तो अब आते हैं थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर 1885 में होता है। तो थर्ड क्यों होता है, एक बर्मीज नए किंग बने थिम्बा करके, वो क्या कर रहे थे, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस को कम करने की अलग अलग कोशिशें कर रहे थे, नेगोशिएट कर रहे थे, ट्रीटी साइन कर रहे थे दूसरी पावर से, जैसे फ्रेंच से करी उन्होंने, जर्मन से करी, इटालियन से करी, इन सबसे वो ट्रीटी साइन कर रहे थे। तो फिर और उससे क्या बोलते हैं, फ्रेंच को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया उन्होंने, हमारे यहाँ रेलवे बिल्ड करो, फ्रांसीसीज ने उनके यहाँ रेलवे बिल्ड करनी शुरू करी। तो इसमें बहाना क्या ढूंढा ब्रिटिशर्स ने कि तुमने जो हमारी लकड़ी का की जो ट्रेडिंग है उस पर टैक्स लगा दिया है, हमारे जो ब्रिटिश कारोबारी हैं इन पे टैक्स लगा दिया, इसलिए लॉर्ड डफरिन जो था उसने बहुत सारी आर्मी भेजी और पूरी तरीके से अनेक्स कर लिया, पूरी तरीके से बर्मा पे अपना कंट्रोल कर लिया। तो वैसे तो ये कमजोर पहले ही वाले वॉर में हो गए थे, क्योंकि बहुत सारा एरिया पहले ही वॉर में छीन लिया था बर्मा का ईस्ट इंडिया कंपनी ने, लेकिन जो ट्रीटी साइन हुई थी यानदाबो, इसके बाद ही ये कमजोर हो गए थे। लेकिन जो थर्ड वॉर था इसके बाद पूरी तरीके से बर्मा खत्म हो गया। 1885 में पूरी तरीके से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो जाता है बर्मा के ऊपर। तो बेसिकली हम देखें तो बर्मा जो था एक तरीके से वसाल ही था ये चिंग डायनेस्टी का, लेकिन चिंग डायनेस्टी इतनी कमजोर हो चुकी थी कि बर्मा की हेल्प के लिए वो भेज ही नहीं पाए, कोई अपना ट्रूप्स नहीं भेज पाए, कोई आर्मी वार्मी भेज ही नहीं पाए। तो इसने ब्रिटिशर्स ने भी बोला ठीक है तुम उनके वसाल हो, एक आध बार भेज देना, पैसे वैसे जो भेजते हो। तो 1885 में एक ही बार उन्होंने ट्रिब्यूट किया, उनको पे किया पैसे से जो ये पे करते थे चिंग डायनेस्टी को। उसके बाद इन्होंने इसको भी डिसकंटिन्यू कर दिया। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, बर्मा में नेशनलिस्ट मूवमेंट चलने लगा जो कि बहुत ही पावरफुल था। वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मूवमेंट से बहुत ज़्यादा प्रभावित था। बिल्कुल जैसे यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस का राष्ट्रवादी विचारधारा थी, वैसे वहाँ पे बर्मा में राष्ट्रवादी विचारधारा चल रही थी। तो इसको कमजोर करने के लिए 1935 में बर्मा को इंडिया से फिर से अलग कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। फिर क्या होता है कि आईएनए ने वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जापानीज फोर्सेस की मदद से बर्मा पे अटैक होता है 1948 में। फाइनली 1947 में इंडिया आज़ाद हुआ, 1948 में बर्मा यूके से आज़ाद हो जाता है। ठीक है, हम 1935 का एक्ट जब पढ़ेंगे पॉलिटी में और या आगे हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, तब हम देखेंगे कि किस प्रकार से बर्मा को अलग किया गया था ब्रिटिश इंडिया। फिर एंग्लो भूटानीज टेंशन बढ़ती है। 1816 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने असम को ऑक्युपाई कर लिया था, बार बार भूटान पे अटैक कर ही रहे थे। 1863-64 में क्या होता है, भूटान बहुत ज़्यादा एम्बेरस फील करता है क्योंकि लॉर्ड एल्गिंस का एनवॉय वहाँ पहुँच जाता है और बैठ जाता है। फिर धीरे धीरे इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है। फाइनली 1865 में क्या होता है, ब्रिटिश ट्रूप्स अनेक्स दीज पासेस, वो धीरे धीरे सब कुछ ले लेते हैं और भूटान को सरेंडर करना पड़ता है, और पूरी तरीके से भूटान पे भी एक तरीके से कह सकते हैं कि अंग्रेजों का ही कब्जा हो जाता है। तो ये था ये लेक्चर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे कैसे अनेक्स किया अंग्रेजों ने, इस पर बात करेंगे अगले लेक्चर में। बहुत ही बेहतरीन होने वाला है अगला लेक्चर भी, आप साथ बने रहिए और